बिल्कुल शांति बनाए रखें आप लोग। अभी जो आप लोग जो सेट दिया गया है एयरफोर्स को ध्यान में रख कर के दिया गया है और इसमें से लगभग 10 क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है। आज हम लोग पढ़ेंगे 11वां नंबर क्वेश्चन रखा जाएगा। सभी लोग इसको हल किए, अपने से बना लिया है ना जी? चलिए तो हम लोग देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। माई सिस्टर, यह जो क्वेश्चन जो भी दिया गया है यह एयरफोर्स का क्वेश्चन है। एयरफोर्स सामने जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, लगभग सितंबर तक एग्ज़ाम होगा, मात्र 2 महीने आपके पास टाइम बचा है। और हम इस क्लास का स्थिति देख रहे हैं कि अंग्रेजी के मामले में हम लोग सभी बहुत डल हैं, इसलिए आपको चैप्टर के साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी कराया जा रहा है ताकि वो आपको कम से कम पैटर्न का पता चल सके किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एयरफोर्स में। इसके लिए बीच बीच में प्रैक्टिस सेट भी दिया जा रहा है। तो किसी को कोई अतिशयोक्ति हो, कोई दिक्कत हो तो आप आराम से पूछ सकते हैं कि समझ में नहीं आया, या प्रैक्टिस सेट वाला क्लास ज़्यादा अच्छा लग रहा है, या जो चैप्टर वाइज चल रहा है वह ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए, आप बाद में क्वेश्चन करेंगे। हम देखते हैं प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन नंबर 11, माई सिस्टर डैश विथ मी दीज डेज। ये जो क्वेश्चन दिया गया है टाइम एंड टेंस से क्वेश्चन दिया गया है। फिल अप सुटेबल फॉर्म ऑफ वर्ब, इसमें आपको पोस्ट में दिया गया टू लीव से वर्ब भरना है यहाँ पे, यानी फिल अप सुटेबल फॉर्म ऑफ वर्ब। ऐसे वहाँ पे विकल्प दिए रहते हैं, ऑप्शंस दिए रहते हैं वहाँ पे, लेकिन यहाँ हम लोग को जब चूँकि क्लास में लोग पढ़ रहे हैं तो देखना है यहाँ पर कि आप कितना टाइम एंड टेंस का जानकारी रखे हुए हैं, रूल्स आपको याद है तो बनाएंगे। माई सिस्टर डैश विथ मी दीज डेज, भरना है वर्ब आपको यहाँ पे टू लीव से। अब इसमें कौन सा ऐसा टेक्निक है, तरीका है जो कि बिना अर्थ समझे, हिंदी में अगर हम लोग पढ़ते हैं तो पहचान पढ़ते हैं कि रहा है, रही है, रहे हैं दिखाई दे तो हम समझ जाते हैं कि जो टेंस है वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के हिसाब से हम लोग बनाते हैं। लेकिन अंग्रेजी में जब सेंटेंस देखेंगे तो कैसे समझेंगे कि यह किस टेंस में है, और यह जो वर्ब का हम प्रयोग करें तो कौन सा टेंस के अकॉर्डिंग करें। तो इसके लिए आपको पहले बताया गया है कि यदि किसी वाक्य में नाउ, नाउ ए डेज, एट दिस टाइम, दीज डेज, एट द मोमेंट या स्टिल दिखाई देगा तो वर्ब का प्रयोग करेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। क्या क्या रहना चाहिए? नाउ, नाउ ए डेज, दीज डेज, एट दिस टाइम, एट द मोमेंट, एट प्रेजेंट या स्टिल। इतने शब्दों में से कोई भी शब्द दिखाई देता है सेंटेंस में, लास्ट में या शुरू में, तो वर्ब का प्रयोग किस टेंस में करेंगे? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट कंटीन्यूअस मतलब इज, आर, एम प्लस बिफोर। कोई दिक्कत है यहाँ? चलिए तो लीव से भरना है। माई सिस्टर यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या करेंगे? इज, और लीव का चौथा रूप करेंगे लिविंग। माई सिस्टर इज लिविंग, इसका अर्थ अब निकालिए। माई सिस्टर इज लिविंग विथ मी दीज डेज, मेरी बहन मेरे साथ आजकल इन दिनों रह रही है। मेरी बहन मेरे साथ इन दिनों रह रही है, माने आजकल रह रही है। तो यह कंटीन्यूअस टेंस में इसका सेंस हुआ। अर्थ निकालने की कोई जरूरत नहीं है, जब आप कंपटीशन में जाएंगे तो वहाँ अर्थ निकालने का टाइम नहीं है आपके पास। सीधे आप देखिएगा एडवर्ब, यहाँ पे क्या है? नाउ, नाउ ए डेज, दिस डेज, एट दिस टाइम। वर्ब का प्रयोग किसमें करेंगे? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में करेंगे। चूँकि आपको कम समय में 20 क्वेश्चन हल करना होगा, मात्र 10 मिनट में 20 क्वेश्चन हल करना होगा, वहाँ आपको 40 मिनट बनाना होता है आपको 50 क्वेश्चन, ठीक है? उस हिसाब चलेंगे। आई डैश, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, आई डैश ए नोवेल नाउ। यहाँ देखिए फिर नाउ दिख गया। अभी हमने क्या बोला? किसी भी वाक्य में नाउ, नाउ ए डेज, एट दिस टाइम, एट द मोमेंट, एट प्रेजेंट होगा तो वर्ब का प्रयोग किसमें करेंगे? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। टेंस आपको पता है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में क्या करते हैं? तो इज, आर, एम प्लस बिफोर। नाउ देखते हम समझ जाएंगे कि वर्ब का प्रयोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में होगा। और इस आधार पे आई के अनुसार क्या करेंगे? एम, और भरना है रीड से तो रीडिंग कर देंगे, चौथा फॉर्म करेंगे रीडिंग। नाउ आई एम रीडिंग ए नोवेल, पहले भी ना हो सकता है, बाद में ना हो सकता है। तो आई एम रीडिंग ए नोवेल नाउ, अब मैं एक उपन्यास पढ़ रहा हूँ। जैसे अब कह के हिंदी में बोलिएगा तो रहा रही आपको बोलना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, 13 नंबर, मलेरिया डैश आउट इन द सिटी। इसमें आपको कोई ऐसा एडवर्ब नहीं, कोई ऐसा वर्ड नहीं है जिसको देख करके आप पहचान लें कि किस टेंस में सेंटेंस है। तो फिर सेंस यहाँ देखना पड़ेगा आपको। हम कुछ दिन पहले पढ़ा चुके हैं, जो पहले से बच्चे पढ़ रहे हैं, पुराने जो बच्चे हैं उनको पता है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कुछ ऐसी घटनाएं होती है जो एकाएक अचानक हो। जो एकाएक अचानक घटना हो जाए तो उसके बारे में जो भी चर्चा होगी वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा। जैसे छत से बच्चा गिर गया, एक्सीडेंट हो गया, उसका पैर टूट गया, ये सब घटनाएं घटने के बाद हम बोलते हैं जो कि पास्ट में होता है। ट्रेन अचानक रुक गई, द ट्रेन स्टॉप्ड सडनली, उसमें कोई वर्ड नहीं है जिसको देख कर पहचान लें।
लेकिन कुछ ऐसा निकल रहा है सेंस से कि ये घटना होने के बाद उसके बारे में चर्चा हो रहा है। तो ऐसी सभी घटनाओं को हम पास्ट इन्फिनिट टेंस में लिखते हैं। यहाँ भी देखा जाए कि मलेरिया शहर में फैल गया है, मलेरिया शहर में फैल गया, तो यहाँ पे हम पास्ट इन्फिनिट टेंस वर्ब का प्रयोग करेंगे। ब्रेक से भरना है तो मलेरिया ब्रोक आउट, ब्रोक आउट। मलेरिया फैलने के बाद हमें पता चला, प्लेग फैलने के बाद, बीमारियां जब पूरा फैल गई, कोरोना भारत में फैल गया, नहीं फैल गया है, नहीं फैल गया, ऐसे करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाए, ब्रोक आउट मीन्स फैलना होता है। मलेरिया ब्रोक आउट इन द सिटी, जी बिल्कुल, जो घटनाएं घट गई हमें बाद में जांच में पता चला कि मलेरिया फैल गया है, तब आप कहेंगे मलेरिया फैल गया शहर में, यानी पास्ट में टेंस में लाएंगे, ब्रोक आउट हो जाएगा। अगला सेंटेंस देखते हैं 14 नंबर, ही यूजुअली डैश ए न्यूज पेपर इन द मॉर्निंग। यहाँ भी कुछ आपको सेंस नहीं देखना है, अर्थ नहीं देखना है। आपको बताया गया है कि यदि वाक्य में ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, ऑफन, समटाइम्स, हैबिचुअली, रेगुलरली, जनरली, क्या क्या है भाई, ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, ऑफन, समटाइम्स, हैबिचुअली, रेगुलरली, जनरली, वंस ए वीक, ट्वाइस ए वीक, थ्राइस ए वीक हो, ये सारी वर्ड अगर दिखाई देता है, वर्ड को याद करना पड़ेगा आपको। क्या क्या, ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, ऑफन, समटाइम्स, हैबिचुअली, रेगुलरली, जनरली। एवरी डे, एवरी वीक या डेली होगा तो वर्ब का प्रयोग करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। किस में होगा जी, पर याद है ना सबको, ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, ऑफन, समटाइम्स, हैबिचुअली, रेगुलरली, जनरली, डेली, एवरीडे इत्यादि वर्ड दिखाई दे तो वर्ब का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। आपको अर्थ निकालने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ ही के साथ क्या दिखा, यूजुअली दिखा, यूजुअली देखते हम डिसाइड कर लेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सब्जेक्ट क्या है, ही, सिंगुलर, ही के साथ कौन सा रूप लगेगा, तो पांचवा रूप। भरना किससे है, रीड से, तो रीड का क्या कर देंगे, रीड्स, कोई दिक्कत। ही यूजुअली रीड्स ए नोवेल, ए न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग, वह प्रायः एक समाचार पत्र सुबह में पढ़ता है। प्रायः माने रोजाना, हमेशा पढ़ता है, आदत, हैबिट का बोध कर रहे हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर, ही डज नॉट वर्क हार्ड, ही नहीं सी है, इफ सी डज नॉट वर्क हार्ड सी डैश, नोट पास से भरना। यहाँ भी अर्थ नहीं निकलना आपको, कहीं भी अर्थ नहीं निकलना है। आप अगर केवल टेंस पढ़ें, टेंस का ज्ञान बढ़िया से है तो टाइम एंड टेंस के लिए आपको कुछ भी नहीं सोचना है, सिर्फ मिले जेके सिंह से, जेके सिंह का वीडियो देखें और चुटकी में टाइम एंड टेंस का रूल जानें, कोई टेंशन नहीं, टेंशन मुक्त होकर के आप पढ़ें। इफ से सेंटेंस जुड़ा है, कल ही चर्चा हम किए थे क्लास में जी, इफ से सेंटेंस जुड़ा, इफ, अनलेस और व्हेन से अगर वाक्य जुड़ा हो, यह इफ वाला वाक्य उधर बीच में भी हो सकता है, इफ कंजंक्शन यहाँ भी लग सकता था, शुरू में ही लग सकता है। इफ, अनलेस और व्हेन से दो वाक्य जुड़े हों, यदि इफ, अनलेस और व्हेन वाला वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो, इफ, अनलेस और व्हेन से स्टार्ट होने वाला वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो, तो जो एक वाक्य बच गया जिसमें आपको वर्ब भरना है वह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होगा। यानी इफ, अनलेस और व्हेन से वाक्य जुड़े होंगे तो एक वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा और दूसरा फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा, और दोनों का जो अर्थ निकालेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट निकालेंगे, आगे में निकालते हैं। अब यहाँ देखते हैं, इफ सी डज नॉट वर्क हार्ड, अगर वह कठिन परिश्रम नहीं करेगी, नहीं करती नहीं कहेंगे, आगे जो निकालेंगे, अगर वह कठिन परिश्रम नहीं करेगी, सी डैश, नोट पास से भरना है, नोट पास, तो सी विल नॉट पास। चूँकि आपको यहाँ क्या दिखा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सेंटेंस किससे जुड़ा है, इफ से, तो अगला सेंटेंस किस में कर देंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो अब हम क्या लिखेंगे, तो सी विल नॉट और पास कर देंगे, बस। फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं ना होता जी, विल के बाद V1 होता है, नेगेटिव है तो विल नॉट V1 फ्यूचर इंडेफिनिट में। कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं, हाथ उठाइए तो थोड़ा। अगर नहीं समझ में आ रही है तो अगर आप लोग सवाल करें, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप सवाल कर सकते हैं, पूछिए कि ये दिक्कत है, तब ना समझिएगा। चलिए अगला देखते हैं, गुड स्टूडेंट्स लाइक डैश शुड नॉट कॉपी इन द एग्जाम, अच्छे विद्यार्थी लाइक, उसके जैसा, मेरे जैसा, तुम्हारे जैसा, उन लोगों के जैसा, लाइक मीन्स के जैसा, अच्छे विद्यार्थी जैसा कि वह, तुम, मैं, कुछ भी, शुड नॉट कॉपी इन द एग्जाम, परीक्षा में नकल नहीं करते, अच्छे विद्यार्थी परीक्षा में नकल नहीं करते। लाइक कह रहा है, लाइक किसी के जैसा। तो अब यहाँ भी ट्रिक है, ये क्या है, प्रोनाउन है, प्रोनाउन में आपको भरना है पर्सनल प्रोनाउन से, ही भरना है, हिम है, हीज है, हिमसेल्फ है, दे है, ये सब सभी पर्सनल प्रोनाउन है, जो व्यक्ति के बदले में आए, जो पर्सन के लिए जो प्रोनाउन आता है उसमें क्या कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउन। और पर्सनल प्रोनाउन का किस रूप का स्थान, जैसे आपका जो
केस होता है, बदलता हुआ केस, सब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस, ये सब होता है। पॉजिटिव केस जो होता है, तो किस केस का प्रयोग सेंटेंस में कहाँ होगा? सब्जेक्ट में कौन रहेगा, ऑब्जेक्ट के सामने कौन रहेगा, नॉमिनेटिव में कौन रहेगा, ऐसा रूल्स होता है इसका। तो अब यहाँ देखेंगे, यदि आपको एज, सो एज और देन के बाद हमेशा सब्जेक्ट केस होता है। उसके बाद यहाँ पे आ गया कि लाइक के बाद, हमेशा लाइक के बाद ऑब्जेक्टिव केस होता है, ऐसा रूल है। एज, सो एज और देन के बाद सब्जेक्ट केस होता है। उसके बाद लेट लाइक, रूल अभी भूल रहे थे हम थोड़ा, लेट लाइक बट बिटवीन, मात्र 4 वर्ड, इसमें किसी को नहीं पता हो तो नोट कर लेना, क्योंकि पर्सनल प्रोनाउन का टोटल क्वेश्चन मात्र 2 सूत्र पर खत्म हो जाता है और अर्थ नहीं समझना है। 2 ही सूत्र है कि लेट लाइक बट बिटवीन, लेट लाइक बट बिटवीन के जस्ट बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस रहता है, चाहे वो सब्जेक्ट का ही काम क्यों ना करे, चाहे वहाँ सब्जेक्ट का ही काम क्यों ना करे, लेकिन ऑब्जेक्टिव रूप में हम यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन को करेंगे। कब? लेट लाइक बट बिटवीन के बाद। कौन कौन सा वर्ड है बाबू? तो यहाँ देखेंगे, लेट कॉमा लाइक कॉमा बट कॉमा बिटवीन। बिटवीन का तात्पर्य है, बिटवीन क्या है? प्रीपोजिशन है। बिटवीन मतलब जितने प्रीपोजिशन आ जाए, खाली प्रीपोजिशन एक बिटवीन नहीं, सभी प्रीपोजिशन, ऐसा ट्रिक बताया गया, बनाया गया है। लेट लाइक बट तो ये आपका हो गया, प्लस बिटवीन, बिटवीन मतलब बिटवीन हो जाए, ऑन हो जाए, एट हो जाए, फॉर हो जाए, किसी भी प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस होता है। पर्सनल प्रोनाउन का 2 सूत्र याद रखिएगा, पर्सनल प्रोनाउन से कहीं गलती नहीं होगा आपसे। पहला रूल, लेट लाइक बट बिटवीन के जस्ट बाद ऑब्जेक्टिव केस होगा। आपको लगेगा कि यहाँ सब्जेक्ट की जरूरत है, जैसे कोई कहता है मुझे घर जाने दीजिए सर, लेट मी गो होम, लेट मी गो होम, लेट हिम कम इन, उससे आने दो। लेट देम प्ले, लेट लगा शुरू में, आप शुरू में ही लग रहा है, सब्जेक्ट काम कर रहा है कि लेट देम प्ले, उन लोगों को खेलने दो। लेट मी कम इन, मुझे अंदर आने दीजिए, आएगा कौन? मैं, सब्जेक्ट काम कर रहे हैं यहाँ पर। लेट हिम डू दिस, उसे यह काम करने दिया जाए। तो काम तो वही कर रहा है, काम सब्जेक्ट का कर रहा है, लेकिन हम किस रूप में लिख रहे हैं? ऑब्जेक्ट रूप में। क्यों भाई? क्योंकि लेट के जस्ट बाद है। लेट के बाद चाहे सब्जेक्ट के स्थान पर क्यों ना हो, पर्सनल प्रोनाउन क्या होगा? ऑब्जेक्टिव केस होगा। याद रखेंगे, लेट लाइक बट बिटवीन, नोट कर लीजिए, क्योंकि बार बार पढ़ाएंगे नहीं हम, दोबारा हम। लेट लाइक बट बिटवीन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, पर्सनल प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव केस। और एक और नियम यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, एज, सो एज और देन, यह भी रूल है इसी में। एज, सो एज और देन के बाद एक सेंटेंस हम यहाँ मिटा देते हैं। रूल आप नोट कर लेंगे, लेट लाइक बट बिटवीन के बाद ऑब्जेक्टिव केस। अगर कोई भाई बंधु इस वीडियो को देख रहे हैं तो भी नोट कर लेंगे, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। प्रोनाउन से क्वेश्चन एयरफोर्स पूछे जाते हैं। ऐसे प्रोनाउन मुख्य रूप से 11 होते हैं, लेकिन पूछा जाता है मात्र 3 ही प्रोनाउन पढ़ लीजिएगा तो आपका एयरफोर्स निकल जाएगा। मात्र 3 प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, और एक पढ़ेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन। 4 प्रोनाउन आपको पढ़ाएंगे, बस ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। 11 में से मात्र 4 से आपका एयरफोर्स का टोटल क्वेश्चन टच कर जाएगा प्रोनाउन से रिलेटेड। तो अभी पर्सनल प्रोनाउन का पूरा कहीं से क्वेश्चन आता हो, चाहे रेड मार्टिन का सेंटेंस हो, जेपी का सेंटेंस हो, केपी ठाकुर का सेंटेंस हो, पर्सनल प्रोनाउन आता है तो आप एक रूल यह लिखेंगे कि लेट लाइक बट बिटवीन। यह एक रूल हो गया कि लेट लाइक बट बिटवीन के जस्ट बाद ऑब्जेक्टिव के साथ है, नोट कर लिए होंगे आप। दूसरा रूल क्या है? रूल 2 लिख लेंगे इसमें कि एज कोमा सो डैट एज और देन के बाद सब्जेक्टिव केस। एज, सो एज और देन के बाद सब्जेक्टिव केस आता है। अगर सब्जेक्ट से तुलना किया गया होगा तो सब्जेक्टिव केस होगा, अगर ऑब्जेक्ट से तुलना किया गया होगा तो ऑब्जेक्टिव केस होगा। किसमें? एज, सो एज और देन के बाद। जैसे बहुत लोग बोलते हैं आजकल नॉर्मल अपने गांव में कि यू आर बेटर देन मी, यू आर बेटर देन मी, सेंटेंस गलत है, लेकिन बोलता है लोग यू आर बेटर देन मी। अधिकांश लोग गलत बोलता है क्योंकि ग्रामेटिकल नॉलेज नहीं है। यू आर बेटर देन आई, देन के बाद क्या होगा बाबू? आई। रूल क्या कहता है? एज, सो एज और देन के बाद सब्जेक्टिव केस होता है। तुलना किससे हुआ था? यू का तुलना हुआ था कि आप ज़्यादा अच्छे हैं मेरे से, तुलना हो रहा है सब्जेक्ट का, तो यहाँ सब्जेक्टिव केस होगा, यू आर बेटर देन मी। अगर फिर ऑब्जेक्ट तुलना कर दे कि यू लाइक हिम मोर देन, तब हो जाएगा यहाँ पर मी, तब मी सही है।
यू लाइक हिम, तुम पसंद करते उसको, आ मोर देन मी, मुझसे, यानी तुलना किससे होने लगा यहाँ पर, हिम और मी का। सब्जेक्ट यू है, यू लाइक तुम पसंद करते हो उससे, मुझसे कहीं ज़्यादा, ऐसा हो रहा है जी। यहाँ ऑब्जेक्ट किसका तुलना होने लगा, ऑब्जेक्ट का। तो जब ऑब्जेक्ट का तुलना होगा तब यहाँ पर हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस। एज, सो एज और देन में ज़्यादातर सब्जेक्टिव केस होता है, लेकिन जब कभी ऑब्जेक्ट से तुलना हो तो वहाँ ऑब्जेक्टिव केस भी होता है। कोई दिक्कत? रूल नोट कर लिए हैं बाबू, इसको नोट कीजिए, आता है एग्जाम में। चलिए अब इसको हम देखते हैं, यहाँ बनाने के लिए कहीं मिला था हम लोग के यहाँ जी। गुड स्टूडेंट्स लाइक, आप सिर्फ यह बात याद रखे हैं, अर्थ नहीं समझना है। यह केवल याद रखते हैं कि लेट लाइक वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस फिक्स, लेट लाइक वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। लाइक दिखा, इसमें ऑब्जेक्ट खोजो कौन है। क्लास में यह वीडियो बनाना मुख्य उद्देश्य नहीं है, बल्कि आप लोगों को पढ़ाना मुख्य उद्देश्य है, और इसलिए आप ध्यान देंगे पढ़ाई पर, बाकी किसी एक्टिविटी पर ध्यान मत दीजिए। जो हम बता रहे हैं एक्सप्लेन कर उस पर ध्यान दीजिए। आपके लिए एयरफोर्स के एग्ज़ाम के लिए रामबाण साबित होगा। एयरफोर्स का पढ़ाई करना हो तो रिबेल इंस्टीट्यूट के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। इस एरिया भर का बात हम कर रहे हैं, इसलिए आप लोग एयरफोर्स के लिए स्पेशली ध्यान दें, पढ़ाई करें। चलिए यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। आई हैव नो डैश टू वाइस चांसलर। इसमें आपको भरना है कि एक्सेस सही होगा या ये एक्सेस सही होगा, कि एक्सेप्ट सही होगा कि एक्सेप्ट सही होगा। सुनिए ध्यान से, क्या बोल रहे हैं, एक्सेस एक्सेस बोलने में दोनों का उच्चारण सेम हो रहा है। एक्सेस एक्सेस, एक का स्पेलिंग है ACCESS एक्सेस। इस एक्सेस में होता है पहुँच, जान पहचान। एक अगला एक्सेस है EXCESS एक्सेस में तो अत्यधिकता, अधिकता किसी चीज़ में। जैसे आई हैव इटन एक्सेस, इट इज़ एक्सेस फॉर मी, यह मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। कौन सा एक्सेस, ये वाला एक्सेस। और इस एक्सेस का अर्थ क्या होगा, पहुंच, जान पहचान। जैसे मेरा लालू यादव से पहुंच है, मेरा डायरेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहुंच है, जान पहचान, तो ये वाला एक्सेस हो। अप्रोच, एक्सेस मीन्स अप्रोच। अब यहाँ पे हम देखते हैं ये जो लिखा गया एक्सेप्ट, EXCPT एक्सेप्ट मतलब के अलावा, के अतिरिक्त। हाँ एक्सेप्ट है, EXCPT है। हाँ अरे भैया अभी सुनो ना, सभी सुनिए। इस एक्सेप्ट होता है के अलावा, के अतिरिक्त। और एक होता है EXPECT एक्सपेक्ट है। यह इस एक्सपेक्ट में उम्मीद करना, आशा करना। आई एक्सपेक्ट फ्रॉम माई चिल्ड्रेन दैट यू ऑल हैव गॉट द रिजल्ट इन एयरफोर्स। मैं अपने सभी बच्चों से उम्मीद करता हूँ कि आप सभी एयरफोर्स का एग्ज़ाम पास करेंगे। तो एक्सपेक्ट होता है वहाँ पे, यह एक्सपेक्ट हुआ, मैंने उम्मीद करना, आशा करना। एक्सेप्ट के अतिरिक्त, के अलावा। एक्सेप्ट रागिनी ऑल 3 गर्ल्स शुड कम हेयर। रागिनी के अलावा बाकी 3 लड़कियों के यहाँ आना चाहिए। तो के अलावा, के अतिरिक्त, एक्सेप्ट ये वाला हुआ। और एक जो आप बोल रही थी, क्या बोलो, एक्सेप्ट, वो होता है एक्सेप्ट, ACCEPT। तो वो क्या होता है, क्या हो गया जी, यहीं पर लिख दे रहा है, इधर नहीं चलेगा क्या, ACCEPT। इस एक्सेप्ट मीन्स होता है स्वीकार करना, एक्सेप्ट एक्सेप्ट, ठीक है। ई एक्सेप्ट एक्सेप्ट, एक एक्सेप्ट होता है के अतिरिक्त, दूसरा एक्सेप्ट होता है स्वीकार करना। और यह एक्सपेक्ट है, उच्चारण में अंतर हो गया है, ऑप्शन दिया गया, इससे सबको एक्सप्लेन करना जरूरी है। मुख्य रूप से अगर हम देखें तो ये नहीं होगा यहाँ पर, ये भी नहीं होगा। इस दो में से विचार करें, एक्सेस एक्सेस। तो जान पहचान कह रहा है कि आई हैव नो एक्सेस, मेरा जान पहचान नहीं है वाइस चांसलर से, ठीक है। वाइस चांसलर मेरा जान पहचान नहीं है, तो ये वाला एक्सेस सही है। कोई दिक्कत? आप क्या करेंगे, सबका अर्थ नोट करेंगे, सबका अर्थ नोट करेंगे। आप कॉपी पर नोट किए हैं क्वेश्चन, और जहाँ जहाँ वर्ड है वहाँ अर्थ नोट कर लीजिए। एक्सेस मीन जान पहचान, पहुँच। इस एक्सेस मीन्स अधिकता। एक्सेप्ट मीन्स के अतिरिक्त, के अलावा। ई एक्सेप्ट, ACCEPT एक्सेप्ट में स्वीकार करना। और एक्सपेक्ट मीन्स होता उम्मीद, आशा। कोई दिक्कत? अगला देखते हैं, ही बॉट डैश एक्सरे प्लांट। उसने एक एक्सरे प्लांट को खरीदा। भरना क्या है, आर्टिकल। अर्थ की कोई ज़रूरत नहीं, हम अर्थ बता रहे हैं आपके सुविधा के लिए, अर्थ मत समझिए। आर्टिकल भरना है, एक्सरे। उच्चारण जो हम कह रहे हैं, बोल रहे थे एक्स आ रहा है। किसी भी वर्ड का उच्चारण करने के दौरान अगर उच्चारण वॉयल की तरह होता है तो वहाँ पर हम एन का प्रयोग करेंगे। अभी काउंटेबल नाउन हो तब ए या एन का प्रयोग कहाँ करते हैं, काउंटेबल नाउन और सिंगुलर होना चाहिए, उसके पहले ए और एन का प्रयोग होगा।
वह लिखा गया हो वॉवेल से या कॉन्सोनेंट से, किसी भी चीज़ से लिखावट हो, वॉवेल से लिखा गया हो या कॉन्सोनेंट से लिखा गया हो, यदि उसका उच्चारण वॉवेल की तरह होता है तब एन का प्रयोग करेंगे। यदि उसका उच्चारण कॉन्सोनेंट की तरह होता है, यर और ल तक जाता है क से लेकर के, तो उसमें हम ए का प्रयोग करेंगे, आर्टिकल ए। बस एक ही रूल याद रखिए, अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए और एन का प्रयोग नहीं होता है। काउंटेबल नाउन वो भी सिंगुलर हो तो ए और एन का प्रयोग करेंगे, उसमें वॉवेल की तरह उच्चारण होगा तो एन का प्रयोग करेंगे, कॉन्सोनेंट की तरह उच्चारण होगा तो ए का प्रयोग करेंगे। दैट्स ऑल। ए और एन समाप्त, ए और एन समाप्त। 50 रूल नहीं पढ़ना है। कोई भी वर्ड किसी भी लेटर से लिखा गया हो, वॉवेल से लिखा गया हो या कॉन्सोनेंट से लिखा गया हो, यदि उसका उच्चारण वॉवेल की तरह होता है तो एन का प्रयोग करेंगे, कॉन्सोनेंट की तरह उच्चारण होता है तो ए का प्रयोग करेंगे। लेकिन वह वर्ड प्लुरल नहीं होना चाहिए या अनकाउंटेबल नहीं होना चाहिए। प्लुरल और अनकाउंटेबल के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। क्लियर? प्लुरल होगा तो नहीं होगा, बॉयज़ के पहले नहीं होगा, ए और एन नहीं होगा। वाटर, मिल्क के पहले ए और एन का प्रयोग नहीं होगा। चलिए यहाँ देखते हैं एक्सरे, एन एक्सरे, यहाँ पे एन हो जाएगा। ही बॉट एन एक्सरे प्लांट, उसने एक एक्सरे प्लांट खरीदा। आगे देखते हैं, एस्टरडे आई सॉ हिज रूम्स विंडो वाज ओपेंड, नो एरर, यानी कि कॉमन एरर है। कॉमन एरर से 2 या 3 क्वेश्चंस आते हैं एयरफोर्स में। ऐसे आप CGL और CHSL का एग्जाम दीजिए, उसमें 5-5 कॉमन एरर आते हैं। जितने स्टैंडर्ड एग्जाम में जाओगे, बैंक वगैरह में जाओगे, 5-5 कॉमन एरर आते हैं। NDA में जाओगे 10 कॉमन एरर से आते हैं। और ये सभी कॉमन एरर आपके ग्रामेटिकल चैप्टर से होते हैं। ज़्यादातर प्रोनाउंस रहता है, एडजेक्टिव से रहता है, नाउन से रहता है और सिंटेक्स चैप्टर से रहता है, सब एग्रीमेंट से रहता है, टाइम एंड टेंस से भी रहता है। ये सही चैप्टर को ठीक से पढ़िए, आपका कॉमन एरर क्लियर हो जाएगा। प्रैक्टिस करना जरूरी है उसका। आगे देखते हैं, एस्टरडे आई सॉ हिज रूम्स विंडो वाज ओपन, इसमें कॉमन रखना है, अर्थ मत देखो। इसमें गलती क्या है बाबू? कल मैंने देखा उसके खिड़की, रूम के खिड़की खुला हुआ था, रूम का जो खिड़की है वो खुला हुआ था। तो कह रहा है रूम का रूम्स यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या लिखा बाबू? रूम्स। आप सभी को पता होना चाहिए कि एपोस्ट्रोफी का जो प्रयोग होता है सजीव के लिए होता है। एपोस्ट्रोफी में होता है काके की, और यहाँ OF ऑफ मीन्स भी होता है काके की। क्या? काके की। ऑफ में और एपोस्ट्रोफी एस में अंतर क्या है? दोनों का अर्थ होता है काके की। एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं मैन के लिए, मानव के लिए, जैसे राम का शॉट, राम्स शॉट। गीता का मकान, गीताज हाउस, गीताज हाउस। सीताज हस्बैंड, सीता के पति राम, न जी, राम वाज सीताज हस्बैंड। सीता एक लड़की है जो कि व्यक्ति है, मानव है, सजीव है, उसके लिए एपोस्ट्रोफी का प्रयोग किया जाता है। और निर्जीव के लिए क्या करते हैं? काके की में ऑफ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे गलती क्या है? रूम्स विंडो कह रहा है, रूम का खिड़की, तो रूम का कहना होगा तो कोई यहाँ ऑफ का प्रयोग करेंगे, एपोस्ट्रोफी का प्रयोग यहाँ पे नहीं होगा, इसलिए आपका आंसर सी हुआ। यहाँ पे होना क्या चाहिए था? हाँ, द रूम ऑफ विंडो, द रूम ऑफ विंडो होना चाहिए। जब हम ऐसा करें द विंडो ऑफ रूम, गलत हो रहा है, द विंडो ऑफ रूम, हिज रूम्स। एस्टरडे आई सॉ द विंडो ऑफ हिज रूम्स, ऐसा होना चाहिए, विंडो बोला जाएगा। इस कलम का ढक्कन, द कैप ऑफ दिस पेन। इस घर की बनावट, द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस हाउस। जितने निर्जीव होगा उसमें ऑफ का प्रयोग करेंगे, और सजीव के लिए क्या करते हैं? एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे रूम है तो रूम सजीव है क्या? आदमी है क्या? आदमी नहीं है, तब क्या होना चाहिए? ऑफ। आदमी रहता तो एपोस्ट्रोफी। चलिए, कोई दिक्कत किसी को इसमें? यहाँ पे केवल केस का गड़बड़ी है, केस पोसेसिव केस का। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ ए क्योर ऑफ ऑल डिजीज, गिव वन वर्ड। करें अनेक शब्द का एक शब्द में एक शब्द दीजिए। ये पूरे बहुत सारे शब्द हैं, इसमें सेंटेंस दिए गए हैं, इसके एक शब्द में बता दीजिए क्या होगा। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अनेक शब्द का एक शब्द। ए क्योर ऑफ ऑल डिजीज, मैं सभी बीमारियों से छुटकारा, सभी बीमारियों से निजात पाने को एक शब्द में क्या कहते हैं? तो रामबाण। रामबाण, हाँ, रामबाण। ऐसा कोई दवा जो सभी बीमारियों में निजात दिला दे, उसे हिंदी में क्या कहते हैं? रामबाण। इंग्लिश में क्या कहें? पेनेसिया। पेनेसिया का हिंदी होगा रामबाण। मैं सभी बीमारियों से निजात दिलाने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? पेनेसिया। रटेंगे, क्योर ऑफ, रुक जाइए अभी। एक ए रिमेडी, इसको यहाँ पे ऐसे लिखा है, रिमेडी ऑफ ऑल डिजीज, ऐसा भी आता है सेंटेंस में। ए रिमेडी ऑफ ऑल डिजीज या ए क्योर ऑफ ऑल डिजीज,
उसका क्या होगा, एक शब्द में पेनेसिया होगा। अब आप कहिए सर पॉलीग्लॉट मीन्स क्या होता है, पॉपुलर मीन्स क्या होता है, पोस्थमस मीन्स क्या होता है। पॉलीग्लॉट वन हु नोज मेनी लैंग्वेजेज, वह व्यक्ति जो अधिक भाषाओं को जानता है उसे पॉलीग्लॉट कहते हैं, बहुभाषी। बहुभाषी, बहुत भाषा जानने वाले को पॉलीग्लॉट बोलते हैं। रट हिंदी लिख लेंगे और याद करेंगे। पॉपुलर हु इज वेरी हु इज लाइक्ड बाई आवर सोसाइटी, हमारे समाज का जो पसंद किया जाता है उसे पॉपुलर बोलते हैं। लोकप्रिय होना, जो समाज में प्रसिद्ध है न, प्रसिद्ध फेमस होता है वो अलग हो गया। पॉपुलर उसे कहेंगे जो लोकप्रिय, लोगों में प्रिय हो, लोकप्रिय, जिसको लोग पसंद करते हैं और लाइक करते हैं उसे कहते हैं पॉपुलर। चलिए आगे देखते हैं। पोस्थमस, ए चाइल्ड बर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर। ए चाइल्ड बर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर इज कॉल्ड पोस्थमस, माने पिता के मरने के बाद जन्म लेने वाला बच्चा, पोस्थमस, मरणोपरांत। ठीक है, पोस्थमस मीन्स मरणोपरांत, मरने के बाद कोई घटना होती है तो पिता के मरने के बाद जन्म लेने वाला बच्चा को कहेंगे पोस्थमस। चलिए ये आपका सेट एक्सप्लेन हुआ और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ में आया होगा। चलिए किसी कोई दिक्कत, समझ में आया? क्लास को पोस्टपोन कर दिया जाए।